बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम करियर कोचिंग सेंटर। अगर बेटा आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो ज़रा रिस्पांस दे दें चैट बॉक्स में। चलें। तो हमने बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर डिजीज़ ऑफ स्केलेटन जो है वो डिस्कस किए थे और आपको अर्थराइटिस तक करवा दिया था। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास बोन फ्रैक्चर का। तो हेडिंग डाल लें आप लोग बोन फ्रैक्चर की। अब देखिए, आप लोग ने फ्रैक्चर का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा और मालूम भी होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ विल यू डिफाइन फ्रैक्चर, तो आप फिर फ्रैक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज फ्रैक्चर? अब देखो, अगर ब्रोकन बोन इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है, और बताएं। बोन का ब्रेक हो जाना फ्रैक्चर कहलाता है। चलो ठीक है, और बाकी लोग भी बताएं भाई। बोन का ब्रेक होना, ठीक है, और ब्रोकन बोन, बोन ब्रेक हो जाए। चलो और लोग बताएं भाई, सब बताएं। देखो, ये जो आप लोग बातें बता रहे हैं कि बोन का ब्रेक हो जाना, बोन टूट जाए, तो ये वो बातें हैं जो आपको एक कॉमन मैन या एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक बायोलॉजी से ना हो वो भी बता देगा कि भाई फ्रैक्चर का मतलब ये है कि हड्डी टूट जाना। अब इसको हमें डिफाइन करना है बायोलॉजिकल वे के अंदर, कि हम इसको बायोलॉजिकल वे में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें, इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें। अब देखें, ये आपके सामने एक बोन है और इस बोन में अगर हम देखें नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है। नॉर्मल एनाटॉमी ये होती है कि भाई ये बोन सीधी सीधी आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी एनाटॉमी डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, क्या हो गई? डिसकंटिन्यू हो गई, उसमें डिसरप्शन आ गई। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? दी डिसरप्शन या दी डिसकंटिन्यूटी इन द टिश्यू ऑफ बोन इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर या बोन फ्रैक्चर। ठीक है, अगर किसी भी तरह नॉर्मल एनाटॉमी में, नॉर्मल टिश्यू एनाटॉमी में डिसकंटिन्यूटी आ जाए या वो एबनॉर्मल हो जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? बोन फ्रैक्चर का नाम देते हैं। क्लियर हो गई बात? चलें, अब फटाफट जो है इसका डेफिनेशन लिखें। आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो है डेफिनेशन देख रहे हैं बोन फ्रैक्चर की, तो ये डेफिनेशन लिख लें। The discontinuation in the normal anatomy of bony tissue is called as fracture। कि अगर नॉर्मल एनाटॉमी और बोनी टिश्यू में डिसकंटिन्यूएशन आ जाए तो उसको आप फ्रैक्चर का नाम देते हैं।
चला, अब जो है हेडिंग डालें नीचे, टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर। अब अगर मैं बोन फ्रैक्चर की बात करता हूँ तो बेटा मेरे पास दो टाइप्स हैं बोन फ्रैक्चर की। एक होता है सिंपल फ्रैक्चर और एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, एक बोन थी, वो बोन दो पीसेस में ब्रेक हो गई, तो इट इज कॉल्ड एज सिंपल फ्रैक्चर। और अगर एक बोन हो और वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, जैसे आप ये देख रहे हैं ये टूटी और बीच में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गई, ब्रेक हो गई, तो इसको हम नाम देते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर, नंबर वन इज द सिंपल फ्रैक्चर एंड नंबर टू इज कंपाउंड फ्रैक्चर। चलो तो लिखें इसके अंदर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर। नंबर वन सिंपल फ्रैक्चर, नंबर टू कंपाउंड फ्रैक्चर। चलो अब जरा सिंपल फ्रैक्चर की हेडिंग डालो, इसमें लिखें द फ्रैक्चर ऑफ द बोन, the fracture of the bone which split bone into which split bone into two pieces, which split split split, which split which split two bones, which split bones into two pieces, which split bones into two pieces, is called as is called as is called as simple fracture, is called as simple fracture। चले अब जरा जो है हेडिंग डालें आप लोग कंपाउंड फ्रैक्चर की। कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर लिखें द फ्रैक्चर ऑफ द बोन, द फ्रैक्चर ऑफ द बोन, द फ्रैक्चर ऑफ द बोन which split bone into multiple pieces, 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 which split bones into multiple pieces, is called as compound fracture, is called as compound fracture।
इज कॉल्ड एज कंपाउंड फ्रैक्चर। चलो भाई, अब इसके बाद जो है वो हेडिंग डालें, हीलिंग ऑफ बोन फ्रैक्चर। चलो भाई, हेडिंग डालें, हीलिंग ऑफ बोन फ्रैक्चर। पहले मैं आप लोग को जो है कॉपी करवा देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स के अंदर आप लोग लिखिएगा। लिखें, इनिशियली इनिशियली ऑस्टियोब्लास्ट initially osteoblast and initially osteoblast and blood supply increased at fractured area, increased at fractured area. Next point. Then undifferentiated mass of cell, then undifferentiated mass of cell
then undifferentiated mass of cell is formed called as called as procallus called as procallus. Next point, after few weeks this procallus is differentiated. After few weeks this procallus differentiated into this procallus differentiated into fibrous callus, differentiated into fibrous callus. Next point, later on this fibrous callus well differentiated into bony tissue. Later on this fibrocallus well differentiated into bony tissue. Well differentiated into bony tissue. चलें लास्ट पॉइंट लिखें. Osteoclast activated to perform osteoclast activated to perform bone remodeling. Osteoclast activated to perform bone remodeling. Bone remodeling and hence fracture is healed. And hence fracture is healed. अब देखें बेटा, जब भी जो है वो कोई बोन फ्रैक्चर होगी तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और ब्लड सप्लाई बढ़ने के बाद वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा ताकि जो भी डैमेज एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम न्यूट्रिशन सप्लाई मिल सके.
उसके बाद जो है यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट जो है तेजी से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आके जमा हो जाएंगे। और जमा होने के बाद जो ये मास बनाते हैं सेल का, उस मास को हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोकैलस का नाम दे रहे हैं। तो दिस वन इज द प्रोकैलस। और फिर उस प्रोकैलस पे मजीद सेल के साथ साथ जो है फाइबर्स डिपॉजिट किए जाते हैं, फिर वो फाइब्रस कैलस कहलाता है। और फिर वो जब वो सेल मैच्योर हो जाते हैं तो ये बोनी टिश्यू बना लेते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बना लेते हैं। अब ये ऑस्टियोसाइट्स बन चुके हैं, ये बोन हील्ड हो चुकी है। अब देखें कहीं जो है वो ज्यादा मास है सेल्स का, कहीं जो है वो कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो एक्टिवेट होते हैं और जहाँ ज्यादा मास होता है उसको क्या कर देंगे, उसको जो है वो रिमूव कर देंगे और बोन को फिनिश कर देते हैं, बोन की फिनिशिंग कर देते हैं, इसको रीमॉडल कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बोन रीमॉडलिंग। अब ये जो पूरा फ्रैक्चर का हील होने का प्रोसेस है, इसके अंदर जो है 4 to 6 वीक्स लगते हैं, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। और डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर। अगर कोई ओल्ड एज शख्स है, कोई बूढ़ा शख्स है, तो उसमें जो है फ्रैक्चर और ज्यादा डिले हील होगा, आसानी से हील नहीं हो सकता और शायद उससे ज्यादा टाइम लग जाए, और हो सकता है मुकम्मल तौर पे हील ना हो। और अगर एक यंग पेशेंट है तो उसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में बहुत तेजी से बोन ग्रो कर रही होती है, तो वहां पे फ्रैक्चर और जल्दी हील हो जाता है। ठीक है भाई। तो डेट्स ऑल अबाउट दी बोन फ्रैक्चर। अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे मस्कुलर सिस्टम। हमारा जो स्केलेटन का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, अब हम मस्कुलर सिस्टम पे आ रहे हैं। तो हेडिंग डाल लो भाई फटाफट मस्कुलर सिस्टम की, जल्दी। और हेडिंग डाल के मुझे रिस्पांस दे दो फटाफट। चले कॉपी कर लिया भाई सबने, अपना हेडिंग डाल लिए सबने। चले अब देखें मस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, मस्कुलर सिस्टम है क्या। तो कह रहे हैं कि इट इज द सिस्टम ऑफ द मसल्स व्हिच हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर सिस्टम। यानी ये वो मसल्स का सिस्टम है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है, उसको हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं।
और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी टर्म्स हैं जिनके आखिर में सिस्टम आ रहा है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ऑर्गन सिस्टम। और हमें पता है कि ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना है? वो ऑर्गन से मिलके बना है। और ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं? टिश्यूज से। तो जो मस्कुलर सिस्टम के टिश्यूज हैं, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? उसे हम मसल्स का नाम दे रहे हैं। और जो मसल्स हैं, टिश्यूज है, सी बात है, सेल से मिलकर बनता है। तो जो मसल्स हैं, मसल के सेल क्या कहलाएंगे? वो मसल फाइबर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। और जो हम स्टडी करने जा रहे हैं मसल्स की, दिस स्टडी ऑफ द मसल वुड बी कॉल्ड एज मायोलॉजी। उसको हम जो है मायोलॉजी कहेंगे। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लें मस्कुलर सिस्टम की। ठीक है, जो डेफिनेशन लिखी हुई ये कॉपी कर लें। बाकी नीचे फिर मैं मजीद पॉइंट्स आपको लिखवाता हूँ। जल्दी। चलें, अब इसके नीचे जो है लिखें, द मस्कुलर टिश्यू कंप्राइज ऑफ द सेल्स। पॉइंट्स में लिखिएगा बेटा ये। द मस्कुलर टिश्यू कंप्राइज ऑफ द सेल्स called as muscle fibers. The muscular tissue comprised of the cells called as muscle fibers. There are, नीचे next point लिखो, there are three types of muscle fibers. There are three types of muscle fibers. Number one, skeletal muscle fiber. Number two, cardiac muscle fiber. Number three, smooth muscle fiber. चलें, अब जरा जो है वो हेडिंग डालें आप लोग स्केलेटल मसल फाइबर की। लिखें इसके अंदर, द मसल्स
The muscles that found attached to the muscles that found attached to skeleton are called as skeletal muscle fibers. The muscles that found attached to skeleton the muscles that found attached to skeleton are called as skeletal muscle fibers. Are called as skeletal muscle fibers. चला अब देखें इस स्केलेटल मसल फाइबर को देखें तो इसकी शेप कैसी है सिलेंड्रिकल शेप इसकी अगर आप शेप देखेंगे तो शेप कैसी है सिलेंड्रिकल शेप है तो लिखें इसको नेक्स्ट पॉइंट दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप अब देखें इसके ऊपर अगर आप देखें इस मसल के ऊपर तो जगह जगह आपको क्या नजर आ रही है धारियां पड़ी हुई नजर आ रही हैं लाइनें पड़ी हुई नजर आ रही हैं इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइशंस अब इस पे जगह जगह स्ट्राइशंस नजर आ रही हैं तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है स्ट्राइटेड है ठीक है इसके अलावा अगर हम देखें एक सेल में आपको न्यूक्लियस कितने नजर आ रहे हैं 1 2 3 यानी मल्टीपल यहाँ पे न्यूक्लियस है तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और साथ में जो है इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं स्ट्राइशंस होती हैं चलो तो अगला पॉइंट लिखो skeletal muscle fibers are skeletal muscle fibers are striated and multi nucleated skeletal muscle fibers are striated and multi nucleated next point they are voluntary in function वॉलंटरी का मतलब क्या है कि आप जब चाहे इनको कॉन्ट्रैक्ट करवा लें अपनी मर्जी से अब भाई मिसाल के तौर पर मेरे स्केलेटन पे जो मसल अटैच है मैं इनको जब चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कराता हूँ जब चाहता हूँ रिलैक्स कराता हूँ ये मेरी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हम कह रहे हैं दे आर वॉलेंट्री इन फंक्शन तो ये पॉइंट लिख लें भाई दे आर वॉलेंट्री इन फंक्शन अब जो हम अपनी मर्जी से जिनको कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज कहलाती हैं अब जो स्केलेटल मसल फाइबर है इनकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है वॉलेंट्री है हमारी मर्जी से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो वो तमाम एक्टिविटीज जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं उन वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है एक नर्वस सिस्टम करता है और उस नर्वस सिस्टम का नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम तो इसका मतलब ये हुआ स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कौन कंट्रोल करेगा वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम करेगा चला लिखें इसमें अगला पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर contraction of skeletal muscle fiber is under control of somatic nervous system. Contraction of skeletal muscle fiber is under control of somatic nervous system. लास्ट पॉइंट लिख लें अब देखें ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना स्केलेटल मसल फाइबर की ये बहुत फास्ट होती है बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यही वजह है कि ये आसानी से फटीक भी कर जाते हैं फटीक पढ़ा था ना आपने किसी जमाने में मसल फटीक चले आसान हो जाए फिर 2 मिनट बाद हम कंटिन्यू करते हैं
चले भाई, अब जो है आप लोग हेडिंग डाल लें कार्डियक मसल फाइबर के। ये आखिरी पॉइंट जो मैंने चैट बॉक्स में भेजा था आपको, ये कॉपी कर लिया आप लोग ने, कि स्केलेटल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड फटीग इजली। चले अब इसके बाद कार्डियक मसल फाइबर की हेडिंग डाल लें। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो कार्डियक मसल फाइबर होगा, यानी कि कार्डियक मतलब हार्ट, मसल फाइबर यानी कि सेल। तो हार्ट जो है ये मसल है, तो इसके जो सेल होंगे वो कहाँ क्या कहलाएंगे, वो कार्डियक मसल फाइबर कहलाएंगे। तो डेफिनेशन लिख लो, द मसल फाइबर दैट प्रेजेंट, the muscle fiber that present in heart, the muscle fiber that present in heart is called as cardiac muscle fiber। अब जरा इनकी डायग्राम देखें, ये सिलेंड्रिकल शेप तो है लेकिन ब्रांच है, जबकि स्केलेटल मसल फाइबर कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, कार्डियक मसल फाइबर आर cylindrical in shape, cardiac muscle fiber are cylindrical in shape and branched, cardiac muscle fiber are cylindrical in shape and branched। ठीक है, ब्रांच लिख के आगे ईडी लगाइएगा। अब जरा गौर करें इस पिक्चर के ऊपर, इसके ऊपर भी क्या आ रही हैं, स्ट्राइशंस आ रही हैं, लाइनें आ रही हैं। तो ये भी क्या है, स्ट्राइटेड मसल है। और यहाँ पे न्यूक्लियस या तो एक होगा, जैसे आप देख रहे हैं भाई एक नजर आ रहा है, या फिर दो होंगे। तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और बाय न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। तो लिख लो भाई ये पॉइंट, कार्डियक मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर आर यूनी और बाय न्यूक्लिएटेड, कार्डियक मसल फाइबर आर यूनी और बाय न्यूक्लिएटेड, आर यूनी और बाय न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइटेड, एंड स्ट्राइटेड। अब देखो स्केलेटल मसल फाइबर हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे थे, क्या हार्ट हमारी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, नहीं। ये अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे दे आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। तो अगला पॉइंट लिखो, कार्डियक मसल फाइबर्स आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन, cardiac muscle fibers are involuntary in function, cardiac muscle fibers are involuntary in function। अब जैसे स्केलेटल मसल फाइबर तो बहुत तेजी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये मॉडरेट स्पीड पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगला पॉइंट, कार्डियक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एट मॉडरेट स्पीड, cardiac muscle fiber contract at moderate speed and they don't get fatigue, and they don't get fatigue। चलें लास्ट पॉइंट लिख लें, कार्डियो मसल फाइबर आर अंडर कंट्रोल ऑफ, कार्डियक मसल फाइबर आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऐसे नोड, याद है ना भाई, ऐसे नोड फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। कार्डियक मसल फाइबर आर कंट्रोल, आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऐसे नोड
and show rhythmical कॉन्ट्रैक्शंस। अब रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस से मुराद क्या है? भाई कहते हैं ना ये चीज बड़ी रिदम में चल रही है, मतलब हर वो चीज जो एक मखसूस टाइम के बाद रिपीट हो रही है उसको हम रिदम कहते हैं। अब भाई हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अगले मिनट में भी 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके अगले मिनट में भी 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये हुआ कि हर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। तो बेटा मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया है कि कार्डियक मसल फाइबर्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऐसे नोड, आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऐसे नोड एंड शो रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन। चला भाई, तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अब हमने स्मूथ मसल फाइबर्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भाई कर सकते हैं। क्लियर है सब? चलो तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।